हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, ऐसे अगर कहा जाए तो लोग इसको समझते हैं कि बेकार चैप्टर है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप 2 ही क्वेश्चन इसे सोल्व करेंगे, लेकिन करेंगे, और इसको लोग इजी में छोड़ देते हैं और बनता ही नहीं। तो इसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टेल क्वेश्चन। शायद पहले आप ऐसा ना सुना हो, टेल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, लेकिन मैं आज बता देना चाहूंगा कि टेल क्वेश्चन भी, टेल यानी क्या होता है? पूंछ। पूंछ यानी पूंछ नीचे होता है ना, इसलिए क्वेश्चन के लास्ट में इसको टेल की तरह ऐड कर देते हैं। अब जैसे देखेंगे टैग, टैग क्या होता है? टैग जोड़ना। इसी से पता है, क्वेश्चन को जोड़ना यानी क्वेश्चन टैग कहते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। हिंदी में सबसे आसान अगर देखा जाए चैप्टर तो यही है क्वेश्चन टैग। हिंदी में बस समझने क्या होता है, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, तुम पढ़ते हो ना, देखो खाली न लगा दो बस, और कुछ मत लगाओ, न लगा दो यानी क्वेश्चन बन गया। पढ़ते हो ना यानी आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं। नहीं पढ़ते हो ना, कंफर्मेशन चाहते हैं, नहीं यहाँ में बस हिंदी में न लगा दो और क्वेश्चन मार्क दे दो तो बन गया क्वेश्चन टैग। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आते हैं, कहीं कहीं तो आप सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं, उसका प्रोनाउन क्या होता है नहीं पहचान पाते हैं, कभी कभी वर्ब में आपको दिक्कत होगी। तो इंग्लिश में बहुत सारी दिक्कतें आती है। हिंदी में कुछ है ही नहीं, किसी भी टेंस का रहे, कुछ भी रहे, खाली लास्ट में न लगा के साइन दे दो, क्वेश्चन बन गया। इसलिए हिंदी की बात यहाँ मैं नहीं करूंगा। यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन टैग या टेल क्वेश्चन क्या होता है आप इसको देखें। सबसे पहले आप देखेंगे इसको कैसे आप डिफाइन करते हैं, क्योंकि डिफिनेशन भी किसी बुक में नहीं मिलता है, सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन टैग। और मैंने प्रयास किया है इसको डिफाइन कर दूं, जिससे समझना ज्यादा आसान होता है। देखें आप, व्हेन अ क्वेश्चन पार्ट is added to the last of main sentence, such a sentence is called क्वेश्चन टैग। देखिए कितना आसान समझ सकते हैं इसको। When a question part is added, यानी जब एक क्वेश्चन पार्ट को ऐड करते हैं, कहाँ ऐड करते हैं? टू द लास्ट ऑफ मेन सेंटेंस, मेन सेंटेंस के लास्ट में ऐड करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में मुख्य रूप से 2 पार्ट आप समझे, 2 पार्ट होता है। आप इसे देखिए इस तरह से समझ लेंगे। एक यहाँ कॉमा जरूर आएगा, ये कैसे रहेगा, और यहाँ साइन रहना है। क्वेश्चन साइन तो रहेगा, क्योंकि नाम ही है क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन तो रहेगा ही ना, इतना रहेगा। इसमें कंसेप्ट क्या होता है ये देख लेंगे आप। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज किया हो, कुछ भी नेगेटिव वर्ड जितना भी इंग्लिश में आप समझते हैं, नेगेटिव, नो, नॉट, नेवर, कुछ भी ऐसा आता है। तो अगर नेगेटिव है तो इधर का पार्ट ऑलवेज अफर्मेटिव होगा, एश्योर है। लेकिन अगर इधर अफर्मेटिव हो जाए तो इधर में आपको नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। ये फिक्स होता है। देखिए क्यों? क्योंकि इसी का यह पार्ट है, रिफ्लेक्शन इसको कह सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन तो इसी का पार्ट है। तो नियम कहता है कि किसी भी एक सेंटेंस में 2 नेगेटिव इंग्लिश में नहीं आते हैं। 2 अफर्मेटिव आ सकते हैं, 2 नेगेटिव नहीं आ सकते हैं। इसीलिए एक नेगेटिव तो दूसरा अफर्मेटिव, एक अफर्मेटिव तो दूसरा नेगेटिव, इस कंसेप्ट पर ही चलता है। बाकी फिर पार्ट और आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन इतना पहले क्लियर समझ लें। जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सपोज
ही इज प्लेइंग, सपोज आपने ऐसे लिखा, एक एग्जाम्पल के तौर पर है, वह खेल रहा है। आप कहेंगे क्या, वह खेल रहा है ना, तो खेल रहा है ना, आने आपसे मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ, इस तरह से आप कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये दो पार्ट है, इसमें नेगेटिव नहीं है, सबसे पहले अफर्मेटिव है, तो इसमें नेगेटिव कहाँ से लाएंगे हम, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा यही हेल्पिंग वर्ब वहां भी जाएगा। और यहाँ पर इज लिख दिए, चूंकि इधर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में ऐसे नॉट, अगर पूरा नोट देना रहता है तो सब्जेक्ट के बाद देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और नहीं तो आजकल जो प्रचलन में है इजेंट, इस तरह से कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा नॉट शॉर्टकट में देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ लिख दिए ही, ही इज प्लेइंग, इजेंट ही, बन गया क्वेश्चन टैग। फिर अगर मान लीजिए इसी में लिखते हैं शी इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा है ना, नहीं आया इसलिए नहीं यहाँ बोलना पड़ेगा। तब क्या करेंगे इधर, क्योंकि इधर नेगेटिव आ गया, नॉट आ गया, तो इधर नॉट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लेते हैं और फिर सब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं। देखिए इज सी, बन गया क्वेश्चन टैग। तो बहुत आसान है, लेकिन कहीं कहीं आपको दिक्कतें आएगी भी, ऐसा नहीं कि इतना भी आसान नहीं है, कुछ कुछ जगह आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो जनरल किसी भी बुक में इंग्लिश ग्रामर में नहीं दिया रहता है। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बने। हर क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। अब यहाँ देखेंगे कि कॉमन कंसेप्ट हो गया है, सी इज नॉट प्लेइंग, इज सी कर दिए। अब यहाँ पर एक चीज और देखना है कि कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें फोकस करना है। क्या फोकस करना है, तो इसको यहाँ पर हम मेन पॉइंट्स करके एक एक करके बताते चलेंगे, इसको एक एक करके आप समझते चलेंगे क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। जैसे देखिए पहला क्या जरूरी होता है कि सेकेंड पार्ट जब भी आता है तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, निगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे और एक सब्जेक्ट होता है, बस ये दो ही कंडीशन होता है। बस इसको कैपिटल में आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन टैग पार्ट हैज, देखिए यहाँ पर है यानी क्या क्या होता है, इसमें दो ही पार्ट हो सकता है। पहला पार्ट क्या हो सकता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसको शॉर्टकट में करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, प्लस देखिए नॉट ऐसे रहेगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन टैग रहेगा। देखिए एक पार्ट ऐसे हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब तो खैर रहेगा ही, नेगेटिव नहीं रह सकता है। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव है तो दूसरा तो अफर्मेटिव होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब दिए और प्लस सब्जेक्ट कर दिए और प्लस साइन कर दिए, बस यही दो पार्ट रहता है क्वेश्चन टैग पार्ट में। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ खास सेंटेंस है उसी का बनेगा, क्वेश्चन टैग किसी का भी बन सकता है, दुनिया में जितना भी आपको सेंटेंस लगता है आप सबका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। कहीं इतना याद कर पाइएगा आप, नहीं, मैं याद करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ आपको, यही इसमें कंसेप्ट में देने जा रहा हूँ कि बिना याद किए सब कुछ आपको याद रहेगा। कैसे बनेगा इसको देखना यहाँ है, कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट क्लियर हो गया माइंड में, माइंड सेट कर लीजिए आप, ऐसा होता है। फिर आपको क्या याद करना, कुछ नहीं याद करना है। तो इसको इजीएस्ट बनाने की कोशिश मेरा है कि आज तक जो बच्चे पढ़ रहे थे भूल जा रहे थे, बार बार लग रहा था कि छोटा सा पार्ट है इसलिए आप ध्यान नहीं देते थे, और नहीं ध्यान देने का मतलब आप भूल जाते थे, लेकिन आपका भूलने की बीमारी को मैं भुला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखेंगे इसमें कि हाँ दो पार्ट ऐसे हो गया ना, बस इसी को लेके चलना। लेकिन अभी और भी इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग पार्ट इज ऑलवेज इन प्रोनाउन फॉर्म। यही समझना है आपको, जब भी क्वेश्चन टैग पार्ट का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रोनाउन फॉर्म में होगा। यानी प्रोनाउन फॉर्म में क्या, नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस क्या होता है पता है आपको, इसको हम कहते हैं
नॉमिनेटिव केस। अगर हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख लेंगे कर्ता कारक। जिनको हिंदी की जरूरत नहीं है तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा। क्यों सब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा, कभी आपने सोचा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आप दे रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसलिए तो आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आएगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा। यहाँ पर ये कंफर्म है कि ऐसा रहता है। अब है कि प्रोनाउन है तो क्या प्रोनाउन रख देंगे, कौन सा? अपने आप से कुछ दे देंगे? अपने से आप कहाँ से देंगे? आप सेंटेंस में जो है, अभी मैंने ऊपर ही बताया कि क्वेश्चन टैग पार्ट क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। किसका? मेन सेंटेंस का रिफ्लेक्शन है। तो आपको मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन मेन सेंटेंस में तो कुछ भी हो सकता है ना, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अगर प्रोनाउन है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रहेगा प्रोनाउन उसको लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर नाउन रहेगा तो उसका प्रोनाउन आपको जानना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा कि उस नाउन का। बहुत ऐसा भी आएगा कंसेप्ट जहाँ पर लगा इसका क्या प्रोनाउन हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसका 2-2 प्रोनाउन, 3-3 प्रोनाउन का कंसेप्ट आ जाता है, वहां पर आपको दिक्कत होगी। इसलिए वहां पर मैं क्लियर करूंगा खुद। अब यहाँ देखेंगे 3rd नंबर में द सब्जेक्ट, देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रोनाउन, ये तो श्योर है आपके प्रोनाउन में रहेगा। द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग must be in the, या must be ऐसे लिख सकते हैं, टेकन, लिया जाता है, टेकन फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, या मेन सेंटेंस भी लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। इसको लिख सकते हैं मेन सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उससे लेंगे। ठीक है, टेकन फ्रॉम द मेन सेंटेंस, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सब्जेक्ट। यानी मेन सेंटेंस से लेने का मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पर हम देंगे, लेकिन क्या देंगे? प्रोनाउन के फॉर्म में देंगे। अब चलिए देखेंगे 4 नंबर में द टेंस ऑफ क्वेश्चन टैग पार्ट। इसको स्पेशल दिखाते हैं इसलिए कैपिटल से दिखाते हैं, ध्यान रखेंगे इसमें। क्वेश्चन टैग पार्ट मस्ट बी, द सेम भी कर सकते हैं, मस्ट बी द सेम ऑफ द मेन सेंटेंस। मेन सेंटेंस का जो टेंस होता है उसी टेंस में रहना चाहिए। ऐसा क्यों रहना चाहिए, कभी आपने सोचा क्यों ऐसा? क्योंकि इसी से तो हम लेते हैं उसको। क्वेश्चन टैग पार्ट का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होता है, वो अधूरा होता है। और जब तक इस पार्ट से हम नहीं लेंगे तो सेंटेंस क्रिएट नहीं होगा। इसलिए यहाँ ध्यान दे सकते हैं। जैसे सपोज आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, ही प्लेस, मान लीजिए इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, वह खेलता है ना। अब आपको यहाँ पर अगर टेंस का सेंटेंस है तो पहचानना पड़ेगा कि किस टेंस का है। वो भी केवल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से काम नहीं चलने वाला है, उसका पर्टिकुलर फॉर्म को पहचानना होगा। अब जैसे यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये किस में आता है? ये आता है सिंपल प्रेजेंट में। एस लगाने का काम किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो सिंपल प्रेजेंट का है, इसका मतलब हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जनरली ऐसे देखा जाए तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जैसे सेंटेंस निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है या दोनों होता है, तब हम डू डज का कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं। डू डज ये हमेशा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ये डू डज का कंसेप्ट आता है। अब चूंकि यहाँ एस लगा हुआ है तो जिसमें एस यानी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर आप डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ निगेटिव नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ नॉट ऐसे दे देंगे, सब्जेक्ट यहाँ से ले लेंगे और ही कर देंगे। ही प्लेज डजंट ही, क्वेश्चन बन गया। फिर इसी तरह से मान लिया कि हम लेते हैं
शी डजंट हेल्प यू, सब कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, अभी तो छोटा मैं दे रहा हूँ इसलिए समझने के लिए, लेकिन बड़ा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। शी डजंट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं करता है ना, न जोड़ना पड़ेगा हिंदी में, तो हिंदी में बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो चूंकि यहाँ पहले से डज दिया हुआ है, नॉट भी दिया हो, तो नॉट को यहाँ क्रॉस करें, वहाँ यहाँ मत कर दीजिएगा। यहाँ का मतलब यहाँ है तो वहाँ नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो इसको नहीं देंगे तो क्या करेंगे, डज को देंगे, तो यहाँ डज लिख दिए। सब्जेक्ट क्या है, सी, प्रोनाउन फॉर्म में है तो प्रोनाउन डायरेक्ट रख देंगे, नाउन में रहता तो नाउन का प्रोनाउन देते, बन गया क्वेश्चन। शी डजंट हेल्प यू, डज सी। तो ये ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में मतलब पहला पार्ट मेन पार्ट, इसका टेंस क्या है, उस टेंस का ही वहां पर टेंस रखना पड़ेगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है तो उसी ग्रुप में आएगा, लेकिन इसमें ग्रुपिंग एक होता है, इसको भी मैं बताऊंगा यहाँ पर तो ग्रुपिंग क्या होता है कैसे। इसमें तो चलिए डू डज का कंसेप्ट आ गया, सब कुछ इसी में अगर रहता, सिंपल प्रेजेंट में ही रहता, जैसे आई रीड, सपोज मैं पढ़ता हूँ ना, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो डज नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो डू आएगा, दो ही कंसेप्ट है। इसमें लिख देंगे डोंट आई, ऐसे कर दिए। फिर अगर दिया रहता आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, फिर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, तो क्या करेंगे, क्योंकि पहले से आपका डू दिया, नोट तो लगेगा नहीं क्योंकि नोट है यहाँ, यहाँ सीधे डू लगा करके और सब्जेक्ट रख दें, डू आई, बस बन गया। यहाँ कॉमा होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन साइन होना चाहिए, दो चीज पर ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब जैसा रहेगा दे देंगे। तो किसी भी टेंस का बनेगा तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन पार्ट का। ये दोनों में थोड़ा सा दिक्कत है और सिंपल पास्ट में है, क्योंकि डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं भी रह सकता, लेकिन और में तो इज एम आर बाज का शब्द दिया रहता है, तो जो रहेगा उसी को ऐड कर देंगे, तो यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब 5 नंबर में देखते हैं। एक देखिए यहाँ पर फिर और समस्या आता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि केवल टाइम एंड टेंस का ही रहे, आउट ऑफ टेंस भी तो सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव के भी तो होते हैं, उसमें तो सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, अभिवन में हमेशा रहता है। वहां क्या करेंगे, तो सब का अपना अपना एक रूल होता है, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले अब यहाँ देख लें कि जैसे जनरल सेंटेंस है तो कैसे करेंगे। तो इसमें लिखेंगे, देखिए ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अभी क्या होता है ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अगर इधर के पार्ट में देखिए ग्रुपिंग क्या होता है, इज एम आर, ये ग्रुप का पार्ट हुआ। हैज हैव कहते हैं तो दूसरा ग्रुप का पार्ट हुआ। वाज वेयर तीसरा ग्रुप का पार्ट हुआ। बाकी में कोई अंतर नहीं आता। कुछ कुछ जगह ऐसा भी इसमें आएगा जहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन जब भी होगा तो इस ग्रुपिंग में रहेगा, चेंज नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि इधर का रहेगा सिंगुलर, उधर हो जाएगा प्लूरल। वैसे सेंटेंस सबसे डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन टैग में, क्योंकि बुक में उतना विस्तार से उसमें बताया नहीं जाता है और आपको हमेशा परेशानी होती है। इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और देखेंगे कि किस तरह से आपका इतना बड़ा समस्या आसानी से सोल्व हो जाता है। अब चलिए इसमें देखें, जैसे इज एम आर लगा दिए। कुछ कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहां पर डिसीजन लेना पड़ता है, क्या करें, लेकिन रूल अगर आपके दिमाग में रहेगा तो ये टफ कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब चलिए 6 में लिखते हैं। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो टेंस का पार्ट होते नहीं है, फिर भी प्रोनाउन को समझना जरूरी है। अब जैसे प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन देना कितना टफ हो सकता है बताइए। अब जैसे सपोज जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन की हम बात कर लें, इंडिफिनिट स्पेशल केस है। देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इसमें सबसे अधिक परेशानी आपको होगी समझने में, क्योंकि इसका ग्रुपिंग कुछ डिफरेंट हो जाता है। कैसे सेट करेंगे पता ही नहीं चलता है कहीं कहीं। इसमें कोई ऐसा बुक नहीं जिसमें कि स्पष्ट कर दे कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि वर्ल्ड का ग्रामर भी इसमें काफी कंफ्यूज्ड है। राइटर अपना अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन आपको तो एक ही ओपिनियन चाहिए ना। एग्जाम में एक ही ओपिनियन काम करता है, वहाँ सभी का ओपिनियन अप्लाई करेंगे तो यू आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर हम कैसे करें इंडिफिनिट प्रोनाउन को। इसको देखते हैं।
अब यहाँ देखेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन, जैसे देखिए सम वन, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody। अब ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इसके साथ कैसा होगा, क्या लगाते हैं, देखिए बड़ा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट करता है, ध्यान रखिएगा इस पर। स्पेशल केस है यहाँ, इंट्रोडक्शन में अभी बतला रहा हूँ, इसको विस्तार से बाद में बतलाऊंगा। अब जैसे ग्रुपिंग देखिएगा, इधर जब भी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है तो ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ पर या तो आप डज लगाएंगे, कहीं V5 लग सकता है, वही डज हो गया, या फिर आप कह सकते हैं इज लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं, वाज लगा सकते हैं। देखिए इतना हेल्पिंग वर्ब, बाकी हेड आदि तो सब कॉमन होता है, सेल्विंग तो कॉमन होता है, इसमें नहीं देखना है। अब ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक चीज और क्या ध्यान देना है, इसके लिए जो प्रोनाउन हम देते हैं ये फिक्स वर्ड है। क्या फिक्स वर्ड है, इसमें ग्रामेरियन कहते हैं कि दे होना चाहिए। अब दे होना चाहिए ऐसे कर दिए तो दे के साथ आप डज लगाएंगे, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डज है सिंगुलर और दे तो प्लूरल है। इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में अभी भी लैकिंग है। क्या होना चाहिए, विद्वानों के बीच में कभी भी स्पष्ट नहीं होता है मत कि ऐसा होना चाहिए। इसमें बहुत तरह का कंसेप्ट आएगा, मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको, देखते चले। अब जैसे डज है, तो डज है तो मान के चलिए कि यहाँ डू आएगा। नोट आदि की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, नोट तो अपने अनुसार लगाना होता है। V5 रहेगा तो भी क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का कंसेप्ट है ना, डू डज आ जाएगा, V5s लगा हुआ है। यहाँ देखिए, अच्छा हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पर प्लूरल लगाना है। यहाँ देखिए इज है, यहाँ पर आर आएगा, हैज है, यहाँ पर हैव आएगा, वाज है, यहाँ वर आएगा। ये कंसेप्ट चलता है इसमें, यानी जो भी पार्ट इधर सिंगुलर है उसका प्लूरल फॉर्म आपको देखना पड़ेगा। ग्रुपिंग, लेकिन ग्रुपिंग किसको कहते हैं, अब जैसे डू डज का ग्रुप होता है, V5 तो सेम है, इज आर का ग्रुप होता है, हैज हैव का ग्रुप होता है, वाज वर का ग्रुप होता है, ये ग्रुपिंग कहलाया। तो जब भी क्वेश्चन का वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा वो ग्रुपिंग में रहेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब भी आएगा तो ये सिंगुलर है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो प्लूरल, देख सकते हैं सबका हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए इसमें गलती होने का, इसमें तो भी कंसेप्ट बहुत सारा बाकी है, ये मत समझेंगे खत्म हो गया ही नहीं। इसमें कुछ ऐसा न्यू कंसेप्ट देंगे जो न कभी आपने देखा हो, न किसी ने आपको पढ़ाया होगा, बिल्कुल अपने आप एकदम नया कंसेप्ट रहेगा, इसलिए उसको ज्यादा देखना जरूरी होगा। कॉमन चीज तो सब जानते हैं, कॉमन के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का हमेशा फोन आते रहता है, व्हाट्सएप भी आते रहता है, वो तो करते रहते हैं बच्चे, सर कैसे होगा, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं ये बहुत जरूरी है। और 27 साल से मैं टीचिंग में हूँ, इंग्लिश का एज ए टीचर रहा हूँ, तो इतने दिनों में मैंने देखा कि बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं, ये क्लियर है ही नहीं, बुक में तो है ही नहीं कहीं। इसीलिए इसको ध्यान में रखकर मैं बना रहा हूँ वीडियो को, कि ताकि आपको जो भी समस्या रहे वो वीडियो देख करके ही क्लियर हो जाए, किताब पढ़ने की जरूरत ना आगे, ये ध्यान में रखना है आपको। ये कंसेप्ट समझ गए, इसको आगे चल के विस्तार से और बतलाएंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट हुआ। और देखिए फिर अगला क्या होता है कि कहीं कहीं पर ऐसा भी कंडीशन आएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे मान लीजिए इम्पेरेटिव, सपोज इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आप कहेंगे कि इसमें क्या आज्ञा रहेगा हमेशा, ऐसी बात नहीं है। आज्ञा सूचक मतलब केवल आज्ञा नहीं रहता है, बल्कि इसमें एक चीज ध्यान क्या देना है कि कुछ करने के लिए आपको कहा जाता है। चाहे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, चाहे मैं आपको ऑर्डर दूं या कमांड करूं, अपील करूं, कुछ भी कर सकते हैं किसी के सामने भी, तो हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए कहा जाता है, इसलिए इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसमें एक चीज सबसे बड़ी बात देखने का क्या इसमें है, इसमें सब्जेक्ट कभी होता ही नहीं है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्ब का फॉर्म कैसे डिटरमाइन करेंगे,
क्योंकि सब्जेक्ट है तब ना पता चलता है कि इससे तो वर्ब लगेगा, एस में ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। जब भी शुरू होगा तो क्या होगा, तो V1 से होगा सब्सिट्यूट। अब V1 के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता, ऐसा कंडीशन होता है। तब आप क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन देखिए क्या होता है, जैसे आप कहेंगे गो देयर, देखिए बस इतना दिया हुआ है। अब सोचिए इसमें आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हमेशा इसमें ध्यान देंगे कि शैल और विल का कंसेप्ट आता है यानी क्यों, क्योंकि ऐसा करे हुए ना कंसेप्ट ऐसे आ जाता है। अभी तो काम हुआ नहीं ना, अभी तो हम आपको कह रहे हैं करने के लिए, तो इसमें मान के चलना है कि देखिए विल वुड का कंसेप्ट आप समझ लीजिए जरा सा। जैसे देखिए अगर विल है, इसको नेगेटिव यहाँ बनाना है, सब कुछ नेगेटिव बनाना है, ये अफर्मेटिव है, इधर नॉट नहीं आया है, तो इसका स्पेशल कंसेप्ट कैसे आता है, देखिए ऐसे आता है, ओन प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या देंगे, देखिए सब्जेक्ट भी तो प्रॉब्लम है, यहाँ सब्जेक्ट है कहाँ, अभी तक तो मैंने बताया आपको क्या कि सब्जेक्ट है उसको वहां रख देते हैं, यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जब हम सामने वालों की बात कर रहे हैं ना, तो सामने वालों को बात करते हैं तो यू कहते हैं, आप भी जानते हैं, यू लगा देते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम ऐसा मान के चलें कि यू रहेगा। हाँ कहीं कहीं ऐसा भी आएगा, वी भी हो जाता है, हम खुद अपने को उसमें इन्वॉल्व रखते हैं, ये दोनों कंडीशन, लेकिन मैक्सिमम में यू लगा दें तो गलती नहीं होगा। और अगर पहले से इधर विल नॉट दिया रहे तो क्या करेंगे, नेगेटिव पहले से है तो नेगेटिव है तो यहाँ पर सीधे विल लगा देंगे और प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। क्वेश्चन टाइप तो खैर क्वेश्चन तो रहेगा ही, साइन की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से जैसे सेल है, सपोज यहाँ पर सेल है, सेल यहाँ ये नेगेटिव इसके साथ है, ठीक है, नहीं है तो है, तो दोनों में क्या होगा, मान लिया कि यहाँ पर सपोज कि इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, शांट लिखते हैं और प्लस सब्जेक्ट जो भी रहेगा ऐसे कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सेल और प्लस नॉट दोनों दिया हुआ है तो नेगेटिव तो है ऑलरेडी, तो इसमें हम केवल सेल प्लस सब्जेक्ट लगा के साइन कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी कंडीशन आएगा आपको इसमें कि नहीं भी रहने पर, मान लीजिए इधर नहीं भी नेगेटिव है तो उधर दोनों हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन गलत नहीं होता है, इसको मैं विस्तार से आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसमें इस तरह से देख लिया, तो जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस है ये मान के चलना है कि ज्यादातर विल सेल का कंसेप्ट आता है। हाँ ऐसा कहीं कहीं होता है कि हम लोग कैन का भी यूज करते हैं, वो स्पेशल केस है, स्पेशल केस को स्पेशल तरीके से बताया जाता है, लेकिन जनरल कंसेप्ट यही है कि आपको ए रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन टैग का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।